हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है मोलिकुलर स्पेक्ट्रा, और पेपर का नाम तो आप लोगों को याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ओके सर, डाल दो हेडिंग। अरे सर ये क्या होता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। प्योर वाइब्रेशनल, ओके 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 सर, ओके। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा, ओके ओके। आप स्पेक्ट्रम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में कहते हैं शुद्ध कंपनिक स्पेक्ट्रम, इसको ऐसे हिंदी में पढ़ा जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। आप तो हेडिंग इंग्लिश में डालो, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही। अच्छा, होता क्या है, होता क्या है? तो भैया यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बिना किसी मॉलिक्यूल के भीतर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की व्याख्या करता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। इसमें रोटेशनल ट्रांजिशन को भी जीरो कर देना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को भी जीरो कर देना है। सिर्फ वर्णन करेगा किस चीज़ का? ओनली टू ओनली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का वर्णन करेगा। समझ में आया? ज़्यादा हार्ड टॉपिक होने वाला नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। पहले मैं एक डेफिनेशन लिख दूं, उससे आप काफ़ी हद तक समझ जाओगे। ठीक है, देखो, यानी कि यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है। ठीक है, यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है। आप स्पेक्ट्रम कर दो, स्पेक्ट्रा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक ऐसा स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रॉनिक, ओके ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बिना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बिना, ठीक है, अणु के भीतर, अणु मतलब मोलेक्यूल, ठीक है, अणु के भीतर, ओके, अणु के भीतर वाइब्रेशनल, ठीक है बेटे, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन का वर्णन करता है, का वर्णन करता है। थोड़ी सी थ्योरी है, आराम से समझो, ठीक है, समझ जाओगे। देखो, सममित मोलेक्यूल जैसे H2 हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस O2, इनमें ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिखाई नहीं देता। बस पोलर मोलेक्यूल जो होते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, NH3 हो गया, वहां पर ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। ठीक है, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करते हैं, उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। एक इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ जाओगे। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। सममित अणु, ठीक है, सममित यानी कि सिमेट्रिकल, जो मेरे पास सममित अणु होते हैं, एग्जाम्पल दे दो इजी। जैसे H2 हो गया हमारा, ठीक है, N2 हो गया हमारा, O2 हो गया हमारा, डॉट 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 डॉट, ठीक है। मैं यह स्पेक्ट्रा दिखाई नहीं देता, मैं यह स्पेक्ट्रा, ठीक है, स्पेक्ट्रा दिखाई नहीं देता है। तो सर फिर कहाँ दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आंखों से धुंधल हो जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। अच्छा, तो फिर कहाँ दिखाई देता है? यानी कि पोलर मोलेक्यूल, पोलर मोलेक्यूल। अच्छा, कौन कौन से होते हैं पोलर मोलेक्यूल? एग्जाम्पल दे दो भैया इसका। जैसे HCl हो गया हमारा, NH3 हो गया हमारा, डॉट 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 डॉट। मैं क्या होता है बेटा? ये मैं दिखाई देता है, मैं दिखाई देता है, ठीक है, मैं दिखाई देता है। एम राइट? ओके, ठीक है, यहां दिखाई देता। तो थोड़ा सा मैंने बता दिया, केवल क्या करेगा ये प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है, मैंने बोला प्योर मतलब शुद्ध, तो ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा की व्याख्या नहीं करेगा, ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की व्याख्या नहीं करेगा, सिर्फ व्याख्या करेगा वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की। ठीक है, चलो आगे भी देखेंगे इस चीज को। तो पोलर मोलेक्यूल HCl NH3 में ये दिखाई देता है, जबकि इसमें ये कभी भी दिखाई नहीं देता। मतलब जितने भी तरल पदार्थ हैं, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं वहां पर ये स्पेक्ट्रा दिखाई देगा, और जितनी भी गैसें होती हैं वहां पर ये स्पेक्ट्रा दिखाई नहीं देगा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन मैं करवा देता हूं इसकी, समझ जाओगे आप इस चीज को। एक्सप्लेनेशन, ओके ओके ओके, 1 मिनट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, सर मज़ा आता है एक्सप्लेनेशन में।
प्ले गार्ड, एक्सप्लेनेशन, ओके ओके, एक्सप्लेनेशन। चलिए करवा देता हूँ। तैयार हैं सब लोग? बताइए, सब लोग तैयार हैं? ठीक है, तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना तैयार हो जाओ। देखो मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल लूँगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल लूँगा, एक अणु लूँगा, और एक अणु के मैं कितने एटम लूँगा बेटे? 2 एटम लूँगा। 1 2 3 4 5 6, बना दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर दूसरा मैं ये लूँगा, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल मैं ये लूँगा। अच्छा, इनके द्रव्यमान मान लो, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों नाभिकों के जो बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, वो है r0। कितनी है बेटे? r0। इसको बोलते हैं साम्य अवस्था में दोनों एटम्स के जो बीच की दूरी है वो r0 है। इसको साम्य दूरी भी कहते हैं। अभी मैं आगे लिख पाऊंगा। अभी ये नॉर्मल है, यहाँ पर जो एटम है वो गति नहीं कर रहे हैं, यानी कि कौन सी गति? कंपन नहीं कर रहे हैं। कंपन समझते हो? वाइब्रेशन किसे कहते हैं हम? अरे यार, कंपन एक अनियमित गति होती है जिसमें कोई भी कण अपनी मध्य स्थिति में रहकर दोनों ओर दोलन करता है। पेंडुलम, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, पेंडुलम नाम नहीं सुना आपने? अरे यार कैसे आदमी हो यार, हैं? दोलित्र, दोलित्र का तो नाम सुना होगा। ये इसकी मध्य स्थिति है, और यही लेके ये ऐसे ऐसे मोशन करता है। अच्छा, आपके पास बाइक कौन सी है? बाइक नहीं, बाइक मोटरसाइकिल कौन सी है? स्प्लेंडर है। जब आप स्प्लेंडर गाड़ी की स्पीड 60 से ऊपर करते हो ना, 65-70 तक लेके जाते हो, तो गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है ना? बोल तो यार, गाड़ी झंझनाने लगी। झंझनाहट का मतलब क्या होता है? वहां पे पार्टिकल मोशन थोड़ी ना करते हैं, वहां पे पार्टिकल कंपन करते हैं, मतलब अपनी मध्य स्थिति में रहकर दोनों ओर दोलन करते रहते हैं, यूं 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 यूं। समझ गए? समझ गए? अरे समझ जाओगे इस चीज़ को, ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, तो मेरी बात थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनना। ये अभी नॉर्मल है गाड़ी, ऐसा मान लो कि गाड़ी खड़ी है और कोई भी पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि कंपन नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप बाइक को 60 से ऊपर भगाते हो तो पार्टिकल मोशन करने लगते हैं, अपने मध्य स्थिति के इधर उधर जाना शुरू हो जाते हैं, यानी कि दोनों ओर गति करने लगते हैं। तो वो कंडीशन में शो कर रहा हूँ भैया। ये मान लो यहाँ पर आ जाएगा, और ये मेरा भैया यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए, इस मेरे भैया को पता ना क्या चैन पड़ी है, ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है पार्टिकल मेरे पास, यानी कि ये अणु मेरे पास है इतना, ठीक है, इतना ये, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ओके ओके ओके। इस कंडीशन में आ जाएंगे ये ऐसे 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 ऐसे। अब भैया इनकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? चेंज हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी भैया, वो आर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटे? आर हो जाएगी। ये लाइन पे ध्यान देना। ये आर जो है वो तब है जब दोनों एटम अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन गति करते हैं, तभी तो मजा आएगा बात में। यानी कि ये इधर को जाता है, ये इधर को जाता है, ऐसा ये इधर को जाता है, ये इधर को जाता है, ठीक है। चलो अभी आगे दिखाऊंगा, घबराओ मत। अभी फिलहाल तो मैंने इतना कर दिया। ये जो मैंने पोजीशन शो करी है, ये तब करी है जब दोनों एटम मोलेक्यूल में वाइब्रेशन करते हैं, कंपन गति करते हैं, अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन करते हैं, और ये नॉर्मल है, ठीक है, यहाँ पे कंपन नहीं हो रहे। चलिए, यानी कि मैं यहाँ मान रहा हूँ, मैंने माना किसी डाई एटॉमिक मोलेक्यूल में दोनों एटम्स जो होते हैं अपने मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्ती गति करते हैं, ठीक है। इस चीज को मैं मान लेता हूं, माना, ठीक है, माना डाई एटॉमिक, ठीक है, माना डाई एटॉमिक मोलेक्यूल में, ठीक है, दोनों एटम्स, ठीक है, अपनी मध्य स्थिति के, अपनी किसके बेटे? अपनी माध्य, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करते हैं बेटे? ये सरल, ठीक है, सरल आवर्ती गति करते हैं, सरल आवर्ती गति करते हैं। एम राइट? ओके ओके। पहला जरा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। पहले ये बताओ, ये समझ में आया आपके? नहीं? अरे भैया, माना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्ती गति करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? भैया, अब क्या है कि सरल आवर्ती गति, तो दोनों एटम्स के बीच की दूरी कितनी ले ली मैंने? आर, क्योंकि सरल आवर्ती गति कर रहे हैं,
तो सिंपल सी बात है, या कंपन गति करते हैं ऐसे बोल दो, सरल आवर्ती गति की जगह बढ़िया रहेगा कंपन गति आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपकी बुक में सरल आवर्ती गति दे रखा, इसलिए मैंने यही लिख दिया फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो देखो दोनों एटम्स के बीच की दूरी और स्थितिज ऊर्जा के बीच एक ग्राफ आता है, ठीक है। देखो मैं लिखने वाला हूँ इस चीज़ को भी, ठीक है, यानी कि दोनों एटम्स के बीच की दूरी, ओके सर, दोनों एटम्स के बीच, दोनों एटम्स के बीच की दूरी बेटा कितनी है, दोनों एटम्स के बीच की दूरी r तथा स्थितिज ऊर्जा क्या नाम दे दूं, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, u के बीच एक ग्राफ आता है, ठीक है बेटा, क्या आता है, एक ग्राफ आता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं, जिसे यू आर कर्व कहते हैं, जिसे यू आर कर्व कहते हैं, एम राइट, यू आर कर्व कहते हैं। और इस कर्व के अनुसार बेटा ये जो कर्व है ना, यही बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि सारी थ्योरी यही लिखवाएगा। ये तो सिंपल सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, अब ये सारी थ्योरी यही लिखवाने वाला है, कर्व। चलिए बना के देखते हैं, बना दें, कह दो बना दो, चलो बना दे रहे हैं फिर। लो सर आपने कह दिया और हमने आपकी बात मान ली, लो चलो ये ठीक है मेरे लाल, ओके 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 सर, ये ऊपर प्लस में होगा, नीचे माइनस में होगा, और ये जो है मेरा भैया ये यू यहाँ होगा, यही तो है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और आर नोट जो है मेरे दोस्त वो ये होगा, ठीक है, आर नोट, और इसके दोनों ओर कुछ इस तरह से मोशन होगी मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब देखो मैं आर डिस्टेंस ये पहुंचेगा, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर जब इनमें वाइब्रेशन होगा तो ये वाला जो एटम्स होगा वो यहाँ पहुंचेगा, एक ही मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स है, एक ये है एक ये है, जब वाइब्रेशन होगा तो ये वाला एटम कहाँ पहुंच जाएगा हमारा यहाँ पे। कुछ इस तरह की मोशन हमें शो कर देनी है, ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको एक कर्व शो कर देना है। और जो ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये होगी माइनस के u0 या u0, माइनस के u0 मान लिया, चलो मैंने ये जीरो मानो, जीरो माइनस के u0 हो जाएगी ये, ठीक है, ठीक है सर। बेटा r का मान जो डिस्टेंस होगी वो हमारी इधर को बढ़ेगी, ये ध्यान देना, r का मान बढ़ेगा इधर को, ओके। बस ग्राफ बन गया। इस तल को बोलते हैं हम वध तल बोलते हैं इसको, ठीक है। आर नोट को बोलते हैं साम्य दूरी, यू को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, और यह है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा, जिसे कहते हैं हम वाइंडिंग एनर्जी, यानी कि वंधन ऊर्जा, ठीक है। अरे बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो मैं इसकी पहली कंडीशन यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इस चित्र से हम समझ जाएंगे। देखो ध्यान देना, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी अनंत होती है, तो पता ही है तुम्हें, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी अनंत होगी तो स्थितिज ऊर्जा जीरो होती है, ठीक है, पहली कंडीशन में, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि जब दोनों, ठीक है सर, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी बेटा कितनी होगी, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी, ठीक है, अनंत होती है, अनंत अंबानी नहीं, अनंत होती है, जब दोनों एटम्स के बीच की दूरी अनंत होती है, ठीक है सर, जब दोनों एटम्स के बीच की अनंत होती है, तो जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है मेरे दोस्त, वो कितनी होती है बेटे, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होती है, ओके सर, ओके, शून्य होती है। अच्छा सेकंड पॉइंट मैं इसका लूंगा, जैसे जैसे आर का मान घटाते हैं, अरे यार देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास HCl है, इस पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। अब जैसे जैसे आर का मान, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कम करोगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तथा स्थितिज ऊर्जा कम होगी। यानी कि जैसे जैसे आर का मान, इधर से लगा रहा हूं मैं इधर को, ठीक है, ध्यान देना, इधर से इधर को, जैसे जैसे आर का मान कम होता है बेटा, जैसे जैसे आर का मान कम होता है, दोनों एटम्स के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। आर बराबर आर नोट पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, जिसको हम कहते हैं, जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो गई तो उस ऊर्जा को बोलते हैं हम वंधन ऊर्जा। चलिए मैं लिखवा दूं उस लाइन को भी,
यानी कि जैसे जैसे आर का मान घटता है, जैसे को तैसा, जैसे जैसे आर का मान क्या होता है बेटा, बच्चा मेरे घटता है, क्या होता है, घटता है, तो दोनों एटम्स के बीच, दोनों एटम्स, ओके, तो दोनों एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, कौन सा बल होता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, आकर्षण बल बढ़ता है, तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तथा स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्थितिज ऊर्जा ऑलवेज क्या होती है बेटा, घटती है, घटती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे पास, घटती है, ठीक है, घटती है। ओके, यहां तक समझ में आया, यानी कि बीच आकर्षण बल बढ़ता था, स्थितिज ऊर्जा घटती है, ठीक है। आर बराबर आर नोट पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, यानी कि जब आर जो है आर नोट के बराबर हो जाएगा, आर बराबर आर नोट पर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा आर बराबर आर नोट पर, यानी कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट देख रहे हो आप, आर बराबर, जब आर आर नोट के बराबर हो गया तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है। आर बराबर आर नोट पर स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, ठीक है, न्यूनतम हो जाती है, हो जाती है, ठीक है। इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को, इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं भैया, बंधन। इस न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा क्या नाम दे दें मैं इसका, AU0 को हम क्या बोलते हैं बेटे, बंधन ऊर्जा कहते हैं, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तथा दोनों एटम्स के बीच की दूरी को, तथा आर बराबर आर नोट को, ठीक है, साम्य दूरी कहते हैं, साम्य दूरी कहते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा होगा साफ साफ, कोई बात नहीं है, ना दिख रहा हो तो लिख लेना ये कि आर बराबर आर नोट को साम्य दूरी कहते हैं। चलिए यहाँ तक का जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, समझ में आ गया। अरे मैंने क्या बोला कि अगर जैसे जैसे आर का मान घटाते हो, दोनों एटम्स के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इससे स्थितिज ऊर्जा कम होती है। जब ये आर आर नोट के बराबर हो जाता है तो स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जिससे हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, और आर बराबर आर नोट को दोनों एटम्स के बीच की साम्य दूरी कहते हैं, ठीक है। ओके, कर दूं मैं इसको रेस, कर दे रहा हूँ। अच्छा, अगला पॉइंट ग्राफ से देखो मैं क्या लिखवाने वाला हूँ, मैं कोई अपने पास से थोड़ी लिखवा रहा हूँ यार, ये ग्राफ मुझे जो बता रही है मैं भी वही लिखवा रहा हूँ, मैं अपने पास से नहीं लिखवा रहा। अभी सोच रहे हो यार, ओह माय गॉड, चित्र नहीं इरेज करना था यार, चित्र नहीं इरेज करना था भाई। चलिए कर दिया मैंने, थोड़ा सा रह गया, हो जाएगा काम, ठीक है, कहते हैं। चलिए साम्य दूरी कहते हैं मेरे लाल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक मेरे पास थर्ड पॉइंट मेरे पास और आता है, ठीक है। आर का मान और कम करने पर, यानी कि आर नोट से भी कम करने पर, आर का मान और घटाने पर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। देखो बढ़ने लगा, ठीक है। तो आर का मान और कम करने पर, और कम करने पर, ठीक है, आर का मान और कम करने पर, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का मान, हाँ, ठीक है, बढ़ता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। और मैंने क्या बोला, यानी कि जो मेरे पास वक्र है यू आर कर्व के तल को, यानी कि निचले तल को, बॉटम को, ठीक है, फोर्थ नंबर जो लिख लो, यू आर, ठीक है, यू आर कर्व के बॉटम को, बॉटम मतलब तल को, बॉटम को हम क्या बोलते हैं, वध क्षेत्र कहते हैं, वध क्षेत्र कहते हैं। एम राइट? ओके भैया, ये ग्राफ मेरे पास पूरी हो गई। यू आर कर्व के बॉटम को हम क्या बोलते हैं, वध क्षेत्र कहते हैं, ठीक है भाई। अब एक कहानी और आती है। अब मुझे ज़रा ये बता दो कि अणु का विस्थापन कितना हो गया। जब अणु ने वाइब्रेशन करना शुरू करा तो अणु का विस्थापन कितना हो गया, आर में से आर नॉट घटा दो, ठीक है। अणु का विस्थापन बेटा, अणु का विस्थापन, ठीक है सर, अणु का विस्थापन कितना हुआ, अणु का विस्थापन आर माइनस के आर नोट होगा, ठीक है, आर नोट होगा, तथा, ठीक है, तथा अणु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, अणु पर लगने वाला, निकाल लो बेटे, प्रत्यानयन बल
अच्छा क्या है बल का मान, तो आपने पढ़ा होगा माइनस के आर माइनस के आर नोट, आर माइनस के आर नोट, जहाँ के क्या चीज़ है, जहाँ के को ठीक है अणु का फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, अणु का बल नियतांक कहते हैं, ठीक है बल नियतांक कहते हैं, ठीक है भैया, ठीक है, जहां के को अणु का बल नियतांक कहते हैं। आई एम राइट। बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। अब मान लो मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि ये वाला एक एटम ये है, एक एटम मेरे पास ये है, इस एटम का द्रव्यमान कितना है m1 है, इस एटम का द्रव्यमान कितना मेरे पास m2 है, ठीक है, जितने मैं रेस करने वाला हूँ। तो माना अणु में दोनों एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम निकालेंगे अणु की कौन सी गति, अणु की वाइब्रेशनल गति निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। समझ गए चीज को? ओके ओके, चलो पहले मैं इसको रेस कर दे रही हूँ, जितने से समझ गए होगे आप लोग। तो मैं मान रहा हूँ कि माना डाई एटॉमिक ठीक है मोलेक्यूल, डाई एटॉमिक, चलो मैंने अणु ले लिया, अणु में दोनों एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः, दोनों एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः, ठीक है भाई, दोनों एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः, माना डाई एटॉमिक अणु में दोनों एटम्स के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है। तब अणु की वाइब्रेशनल मोशन, तब अणु की वाइब्रेशनल मोशन का समीकरण निम्न प्रकार है। समीकरण क्या बेटे? निम्न प्रकार है। ओके 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 ओके, निम्न प्रकार है, ठीक है। चलिए दो, तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारे पास म्यू, ठीक है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के, ठीक है, आर माइनस के आर नोट, आर माइनस के आर नोट, जहाँ म्यू क्या है, जहाँ म्यू क्या चीज़ है बेटे? समानित द्रव्यमान, क्या बेटे ये म्यू, उसका मान होता है कितना बेटे? m1 m2, और अपोन में क्या होगा मेरे पास, यार थोड़ा सा ऊपर लिख दूं क्योंकि नीचे हमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है, तो म्यू ये आ जाएगा तुम्हारे पास m1 m2 और अपोन के r1 प्लस के r1 नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा m1 प्लस के m2, ठीक है, ये म्यू होता है। तो जहाँ समानीत द्रव्यमान, ध्यान देना बेटे, जहाँ समानीत द्रव्यमान म्यू बराबर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये किसका क्या कहते हैं? समानीत द्रव्यमान। अच्छा ठीक है, जो ये माइनस का है बराबर के इधर काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूँ, कर दिया, लो सर मैंने इसको इरेज कर दिया भाई। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ के देखना समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। चलिए देख लेते हैं अभी आगे और। अच्छा ये जो माइनस का है बराबर के इधर काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है भैया, प्लस में आ जाएगा, हाँ सर प्लस में तो आ गया, और काय में आएगा म्यू डी स्क्वायर आर, ठीक है, अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस के ओके, आर माइनस के आर नोट, और ये हो गया बेटा बराबर 0, ठीक है। अच्छा म्यू जो है ना, म्यू से दोनों पक्षों में भाग कर दो, तो बेटा ये तो कट जाएगा हमारा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बचेगा मेरे पास, और ये रह जाएगा मेरे पास के अपॉन म्यू, ठीक है, आर माइनस के आर नोट बराबर कितना हो गया 0, और इसकी जगह इसको मैं बना लूँगा समीकरण नंबर 1, ठीक है, एक ही बनेगी ना, हाँ एक ही बनेगी। तो ये जो वैल्यू होती है कोणीय आवर्ती का मान होता है, कोणीय आवर्ती का वर्ग होता है, ये ए कहाँ है मेरे पास, म्यू बन जा भाई, म्यू ए ये, ठीक है ये। अब जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं इसकी जगह, अभी स्क्वायर तो बाद में डालेंगे, चलो स्क्वायर हटा लो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं समीकरण 1 से लिख दे रहा हूँ यार, बाद में कर लेंगे इस चीज़ को, समीकरण 1 से, या इसको आप लिख सकते हो ओमेगा बराबर रूट के अपॉन म्यू, ऐसे कर सकते हो। तो समीकरण 1 से जहाँ के अपॉन म्यू है वहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर लगा सकते हो, तो ये रह जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन में कितना का मेरे दोस्तों, ये डी टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाता है ये म्यू का स्क्वायर, ठीक है, और ये रह जाएगा आर माइनस के आर नोट बराबर हो गया 0। और इस समीकरण से हमें ये प्रूफ हुआ
क्या प्रूफ हुआ कि ये जो समीकरण है, यानी कि यह समीकरण सरल आवर्ती 2 लित्र, सरल आवर्ती 2 लित्र का अवकल समीकरण है। इसका मतलब है डाई एटॉमिक मोलेक्यूल जो होता है वो सरल आवर्ती 2 लित्र के समान होता है। ठीक है, इस लाइन पे ध्यान देना। तो ये क्या बेटे मेरे पास ये है, ठीक है, यह है समीकरण, ठीक है, सरल आवर्ती, ठीक है, यह है समीकरण सरल आवर्ती 2 लित्र, सरल आवर्ती 2 लित्र का अवकल समीकरण है, का अवकल समीकरण है। एम राइट, का अवकल समीकरण है। ठीक है, तो यह समीकरण जो है वो सरल आवर्ती 2 लित्र का क्या है मेरे दोस्तों, समीकरण है। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, अणु के कंपन की कोणीय आवृत्ति निकाल लो, फिर अणु की स्वाभाविक, यानी कि अणु की स्वाभाविक वाइब्रेशनल आवृत्ति निकाल लो। उसके बाद में भैया एनर्जी निकाल लेंगे और बस हो गया हमारा ख़त्म। चलो निकाल दे रहा हूँ मैं, यानी कि अणु की या अणु के कंपन की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति बेटा कितनी आ जाएगी, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर ये आएगी। ठीक है, √k/μ। ओके, अच्छा निकाल दे रहा हूँ मैं अणु की स्वाभाविक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल आवृत्ति, यानी कि काल्पनिक आवृत्ति। ठीक है, तो शो करता हूँ उसको मैं न्यू नोट से। ठीक है, तो ये आती है, देखो जो ये न्यू नोट है ना, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, वो होती है ω/2π। ठीक है, अब 1/2π अलग कर लो और ओमेगा का मान कितना दे रखा है मुझे, k/μ। ठीक है, ये कर सकते हो आप, तो 1/2π और ये आ जाएगा अपने पास कितना, k/μ। ठीक है, ये क्या आ गई तुम्हारे पास, स्वाभाविक आवृत्ति आ गई। ठीक है भैया, कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट तो नहीं है क्या, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया आपके, है भाई, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, अरे इजी पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अणु की, ठीक है, यानी कि अणु की सरल आवर्ती गति बोल सकते हो, अणु की सरल आवर्ती गति को सरल आवर्ती 2 लित्र के समान माना जा सकता है। मैं यही लिखने वाला हूँ इस लाइन को यहीं पर। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर लिखता हूँ आराम से। ठीक है, चलो सर, अरे इतना डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है, इजी पॉइंट है यार, समझ जाओगे आराम से। ठीक है, ज़रा ध्यान से पढ़ो बढ़िया करके, चलो। ठीक है, इस प्रकार अतः मैंने यहाँ यह मान लिया, अतः ठीक है, जो डाई एटॉमिक मोलेक्यूल है, डाई एटॉमिक मोलेक्यूल की सरल आवर्त गति, यानी कि सरल आवर्ती गति, डाई एटॉमिक मोलेक्यूल की सरल, ठीक है, आवर्ती गति को, ठीक है, सरल आवर्ती 2 लित्र, सरल आवर्ती 2 लित्र के तुल्य माना जा सकता है, के तुल्य माना जा सकता है। अब बेटा अब बात करेंगे हम 2 लित्र की। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार 2 लित्र की वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार किसकी बेटे, 2 लित्र की। ओके ओके ओके, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार 2 लित्र की वाइब्रेशनल ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, फॉर्मूला En बराबर n+k ½ h न्यू नोट h फॉर प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, ये 2 लित्र की जो होती है वो काल्पनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है, काल्पनिक ऊर्जा होती है। चलो, काल्पनिक ऊर्जा हमारे पास En बराबर n+12 h न्यू नोट होगा, जहाँ h क्या है वो इंटेजर होता है, पूर्णांक होता है, और n को हम क्या बोलते हैं, इसका एक पर्सनल नाम होता है, वाइब्रेशनल क्वांटम संख्या कहते हैं। जहाँ n क्या है, जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ n क्या बेटे एक पूर्णांक है, और इसकी वैल्यू जो होती है ना वो 0 1 2 3 ... होती है, और n को हम कहते हैं क्या है, n को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल, ठीक है, वाइब्रेशनल, ठीक है, क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कहते हैं। एम राइट,
ओके ओके, नंबर कहते हैं। चलिए अभी थोड़ा सा और साम्यावस्था में अणु की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना बेटे। स्काई में साम्यावस्था में, ओके ओके, इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में जो अणु की कौन सी ऊर्जा होगी, अणु की स्थितिज ऊर्जा जो होती है, अणु की स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होती है, वो होती है माइनस के यू नोट, यू नोट है तब अणु की, ठीक है, अणु की कुल, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी, अणु की कुल वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। तो ये बेटा ये आ जाएगी तुम्हारे पास E बराबर माइनस के यू नोट प्लस के एन प्लस के हाफ एच न्यू नोट, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, ये काम की चीज़ है बेटा, ये काम की चीज़ है। अतः स्पष्ट है कि आप लिख सकते हो डायरेक्टली कि स्पष्ट है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं वो विविक्त तथा समदूरस्थ होते हैं, ठीक है, इससे ये स्पष्ट है। और अगर तुम साम्यावस्था में अणु की स्थितिज ऊर्जा को जीरो कर दो तो जो कुल ऊर्जा आती है वो हमारे इसके बराबर आती है। चलो मैं इसके बारे में भी आगे डिस्कस करता हूँ, पहले जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अभी मुझे भैया वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी शो करने हैं और उनकी ऊर्जाओं का मान भी निकालना है, फिर उसके बाद में हमारा यूनिट खत्म, मतलब ये यूनिट भी खत्म और टॉपिक भी खत्म, बुक भी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्या लिखने वाला हूं मेरे दोस्तों, तो E बराबर माइनस के न्यू, ओके ओके ओके। स्पष्ट है कि लाइन पे ध्यान देना बेटे, स्पष्ट है कि वाइब्रेशनल, ठीक है, एनर्जी लेवल, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटे, एक तो विविक्त होते हैं तथा समदूरस्थ होते हैं, तथा समदूरस्थ होते हैं, ठीक है। और ध्यान देना दो क्रमांगत एनर्जी लेवल के बीच एनर्जी गैप, ठीक है, एनर्जी गैप कितना आएगा, डेल्टा ई का मान, भैया दो क्रमांगत हैं तो एक तो मेरे पास ई एन वाला होगा प्लस के 1 वाला और एक होगा मेरे पास ई एन वाला, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो जब मैं ई एन का मान, डेल्टा ई का मान निकालूंगा तो एक बार तो देखो मैं हल कर दूं या डायरेक्ट कर दूं, एक बार तो एन की जगह आप n+1 लगा दो, लो n+1 और ये रह जाएगा मेरे पास कितना बेटे, हाफ, ठीक है, और कितना है एच न्यू नोट, और बाकी तो ये है ही हमारा n+1/2, ठीक है, एच न्यू नोट, इतना तो हमारा है ना। अब क्या करना है आपको, 3/2 जगह जब सोल्व करोगे इसको तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 ही करना 2, 2 और 1 3, 3/2 एच न्यू नोट हो जाएगा माइनस के n प्लस के हाफ एच न्यू नोट। तो डायरेक्ट सोल्व कर दूँ, कर दे रहा हूँ यार, चलो मैं देखो n+3/2 माइनस के 1/2 और यहाँ से मैंने एच न्यू नोट कॉमन ले लिया तो n से n कट गया, 3 में से घटाया कितना बचेगा 2, 2/2 कितना जाएगा खाली एच न्यू नोट, ये खाली बचेगा हमारा एच न्यू नोट, ठीक है, इतना रह जाएगा। तो इतनी लंबी लाइन ना लिखने के बाद मैं सीधे तौर पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा ई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई बेटा, एच न्यू नोट आएगी, ठीक है। ये जो है ये दो क्रमांगत एनर्जी लेवल के बीच ऊर्जा अंतराल है, ठीक है, दो क्रमांगत एनर्जी लेवल के बीच क्या है, ऊर्जा अंतराल है। अगर आप क्या करोगे साम्यावस्था में, ठीक है, अगर मैं साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा को, किसको, स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, यानी कि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा शून्य हो तो ठीक है, अणु के या अणु में वाइब्रेशनल, ठीक है, एनर्जी लेवल निम्न प्रकार दर्शाए जा सकते हैं, ओके। तो बेटा हम भी दर्शा देंगे, हम तो डरे हैं क्या भैया, जिम कर रहे हैं। देखो सबसे पहला एनर्जी लेवल थोड़ा सा नीचे से ले लो यहाँ से, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्यों ना दिखेगा यार, n का मान 0, ठीक है बेटा, n का मान 0। तो जब n का मान 0 रखोगे इसमें आ जाओ तुम, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने यू नोट का मान है वो 0 कर जाए, साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा 0 हो तो n का मान जब मैं 1 रखूँगा, n का मान 0 रखूँगा तो 1/2 यानी कि एच न्यू नोट मिल जाएगा मुझे, एच न्यू नोट अपॉन 2 मिल जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 0 यानी कि n बराबर 0 पर एच न्यू नोट अपॉन 2 को हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। चलिए बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब n बराबर 1 रखो, 2 का ना 2, 2 और 1 3, 3/2 यानी कि 3 एच न्यू नोट। तो यहाँ मेरे पास डेटा आ जाएगा इस समय
यहाँ जाएगा n बराबर 1 पर, n बराबर 1 पर 3h न्यू नॉट अपॉन 2। ठीक है, चलिए अब हम बात, क्योंकि समदूरस्थ होते हैं और विविक्त होते हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर होते हैं, सबके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो समान होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। n बराबर 2 पर, तो n बराबर 2 रखो, तो 2 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 बटा 2, यानी कि आ जाएगा 5h न्यू नॉट अपॉन में कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ गए हम आगे मतलब n बराबर 3 पर आ गए हम। ठीक है, तो n बराबर 3 पर 3 दूनी 6, 7 आ जाएगा तुम्हारे पास, 7h न्यू नॉट अपॉन 2 आ जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास बेटे और ऊपर आ गए हम, n बराबर हम 4 पर आ गए। ठीक है, n बराबर 4 पर आ गए, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 9h न्यू नॉट अपॉन में कितना का तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, है ना। स्क्वायर कर दो ये ऐसा करके, तो ये तुम्हारे पास क्या है, आप नीचे लिख देना, ये है तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, वाइब्रेशनल अणु में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी फास्टली, का मैं इसको करने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ओके 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 ओके, बस हो ही चुका, थोड़ा सा और रह गया ख़त्म उसके बाद में। ठीक है, तो चित्र के नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ लिख दो यार, चलो यहाँ लिख दो बेटे। यहाँ पे इसका एक नाम पर्सनली नाम होता है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, अणु में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। लिख दो यार, तुम लिख दो, चलो मैं लिख दूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, आ जाएगा। चलो छोटा ले रहा हूँ, अणु में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, बस ये फाइनल हो गया हमारा। अब एक चीज़ और है, n बराबर 0 पर, ठीक है, ध्यान देना, n बराबर 0 पर जो e का मान आया है वो कितना आया, h न्यू नॉट अपॉन 2 को, h न्यू नॉट अपॉन 2 को हम क्या बोलते हैं बेटे, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। अच्छा बेटा एक चीज़ और बताऊं, मैं सिलेक्शन रूल और फॉलो करवा देता हूं मैं, क्योंकि सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन रूल डाल देंगे, हेडिंग सिलेक्शन रूल। चलिए देखते हैं सिलेक्शन रूल कैसे होते हैं। अरे बड़े शानदार होते हैं, तो देखो ज़रा ध्यान से देखना बेटे। प्योर, ठीक है, वाइब्रेशनल, ठीक है, स्पेक्ट्रा के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रा के लिए जो डेल्टा एन की वैल्यू चेंजिंग होती है वो प्लस माइनस कितनी होती है बेटे, 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अरे यार क्यों समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपका, समझ में आ जाएगा, इजी पॉइंट है। स्पेक्ट्रल रेखा की आवृत्ति निकाल लो। है भैया, अगर आप स्पेक्ट्रल रेखा की आवृत्ति निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपकी। अरे भाई चलो एक पॉइंट और है, लाइन पे ध्यान देना। 2 क्रमांगत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतराल, अभी मैंने पीछे करवाया, ये वाला कितना आता है बेटे, डेल्टा ई बराबर ई एन प्लस के 1 माइनस के ई एन। तो डेल्टा ई का मान कितना आ गया मेरे पास, एच न्यू नॉट। और तुम्हें पता होना चाहिए डेल्टा ई क्या है, एनर्जी है, यानी कि फोटोन। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एच न्यू लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा एच न्यू नॉट। तो एस से एस क्या होगा मेरे पास, कट जाएगा, तो न्यू बराबर कितना आ गया, न्यू नॉट। इसका मतलब है स्पेक्ट्रल जो लाइन की जो आवृत्ति होगी, स्पेक्ट्रल लाइन की जो आवृत्ति होगी मेरे दोस्तों, वो न्यू बराबर न्यू नॉट, और न्यू नॉट का मान है 1/2 और रूट के अपॉन म्यू। ठीक है ये। अच्छा एक चीज़ और है, एक पॉइंट और है, स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग संख्या को निकाल दो, स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग संख्या। ठीक है, चलो स्पेक्ट्रल लाइन की तरंग संख्या को निकाल दे रहे हैं। तो बेटा तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो आपने पढ़ रखा न्यू बार बराबर 1/λ। अच्छा मैं यहाँ तक का जरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। ठीक है भाई, लो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया। ओके सर, ओके। अब देखो न्यू बार बराबर 1/λ, ऊपर भी सी से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी सी से मल्टीप्लाई करो। तो न्यू बार का जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है C/λ, यही तो आया C/λ। और पता तो मैं C/λ को हम बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यू बटा कितना जाएगा तुम्हारे पास, C आ जाएगा। और न्यू का मान हम निकाल चुके हैं, कितना, ये आ गया तुम्हारे पास 1/2πc
और ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट के अपॉन म्यू, ठीक है, के अपॉन म्यू, तो ये आ गया मेरे पास न्यू बार, ठीक है, ये आ गया मेरे पास न्यू बार, ठीक है। तो इस तरह से आप तरंग संख्या भी इसकी फाइंड कर सकते हो, और यही है हमारा प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। लॉन्ग क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, छोड़ना मत इस टॉपिक को, पेपर में आता है। इससे पहले हमने क्या लेक्चर पढ़ा था, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, और अब क्या पढ़ा है, प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो दोनों टॉपिक क्लियर कर लो, दोनों में से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का फंसेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।